जी, मैं मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर मेहुल से इकरमा साहब को कंट्रोल देता हूँ। सर, ओवर टू यू। और रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। Thank you. Assalamu alaikum everybody. My name is Ikrama. I'm currently working with Elixir Technologies as the VP HR and with the company for about 5 years now. जो हमारा सॉफ्टवेयर का ही काम है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में और मेरा चूंकि एचआर से ताल्लुक है इसलिए बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है। जनरली यूनिवर्सिटीज वगैरह में हम जाते रहते हैं, वहाँ पर हम लोगों को सेशंस देते हैं ग्रेजुएट्स को। सो ज्यादातर तो ये जो सेशन डिजाइन हुआ हुआ है ये फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, लेकिन ये कि अगर इसमें बीच में हम एरियाज को एक्सप्लोर कर लेंगे कि अगर एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनके लिए क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक्स हो सकती हैं जो खासकर एज एन एचआर परस्पेक्टिव हम देख रहे होते हैं कैंडिडेट्स के अंदर। बिफोर वी जंप इनटू द सीवी राइटिंग या इंटरव्यू स्किल्स में थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने मॉडल साइज बनाया हुआ है। जनरली होता यह है कि हमारे यहाँ अब तो खैर थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया है, पहले 3 ही ऑप्शन होती थी। अब्बा जी पूछते होते थे या बताते होते थे कि पायलट बनना है या इंजीनियर बनना है या फौज में जाना है, तो वो हमारे पास जो कैरियर चॉइसेस थी ना वो बड़ी लिमिटेड होती थी या दे वर ड्राइव्ड बाय समवन एल्स। तो वो होता यह था कि व्हेन वी गेट इनटू द प्रोफेशनल लाइफ 4-5 साल गुजार लेते तो वी यूज्ड टू रियलाइज कि यार ये जिधर मैं आ गया हूँ ये एक्चुअली मेरी फील्ड नहीं है। मेरी फील्ड कुछ और है या मेरा इंटरेस्ट किसी और जगह पर है। तो उस वक्त फिर आके स्किल सेट को चेंज करना या फील्ड को चेंज करना वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो हमारी जनरेशन है उसमें सबने कुछ ना कुछ फेस किया है वो चीज। तो जनरली इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है पहले बिफोर वी गेट इनटू प्रोफेशनल जॉब। तो हमें यूनिवर्सिटी के दौरान ही ना अपने कैरियर और इंटरेस्ट को और जो हमारे स्किल मैट्रिक्स है उसको देखना चाहिए। जनरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप बड़े होते हैं और इंटर्नशिप करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो आपको थोड़ा ना थोड़ा आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आपका किस जगह पे हाथ ज्यादा बैठता है या क्या चीज है जो आपको इंटरेस्ट ज्यादा करती है। ठीक है, एंड देन उसी लिहाज से आप अपने स्किल सेट को भी देख सकते हो। सो इफ यू लुक एट दिस मैट्रिक्स, अगर आपका किसी एरिया के अंदर इंटरेस्ट हाई है और आपका स्किल भी हाई है तो वो एरिया ऐसा है जिसको आपको परस्यू करना चाहिए। ठीक है। आपका इंटरेस्ट लो है बट आपका स्किल हाई है तो उस एरिया को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो सकता है उस चीज के अंदर। अगर आपका स्किल भी नहीं है और आपका इंटरेस्ट भी नहीं है तो जनरली ऐसे एरियाज को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसी जॉब्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आप सही शुरू से ही सही डायरेक्शन पकड़ सकें। ठीक है। सो ये सिर्फ एक ऐसी थोड़ा सा जो हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी पर्सपेक्टिव देने के लिए एक मैं ये मॉडल के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करता हूँ, बट जनरली हमारे जिन्होंने तारुफ कराया है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो they should be aware of all of these. ओके, जंपिंग टू रिज्यूमे राइटिंग। अब इसको दो तीन जो पहली डिस्कशंस हैं वो ये हैं जी कि सीवी में क्या फर्क है और रिज्यूमे में क्या फर्क है और प्रोफाइल में क्या फर्क है। तो वो अब जिस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी वाइज एडवांसमेंट्स हो गई है ना, तो वी आर अवेलेबल और वी आर प्रेजेंट ऑन पेपर भी हैं, डिजिटली भी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं। तो वो हमें एक वेल राउंडेड शक्ल रखनी पड़ती है अपने प्रोफाइल की एट ऑल द टाइम। सो रिज्यूमे जनरली छोटा होता है, टू द पॉइंट, ब्रीफ होता है। जो आपका सीवी है इट्स मोर ऑफ क्रोनोलिक, आपकी लंबी हिस्ट्री होती है उसके अंदर पूरे से मल्टीपल पेजेस। और जो प्रोफाइल है इट्स मोर ऑफ अ ब्रीफ, आप कह लें कि वन पेजर, एक दो तीन पैराग्राफ्स में आप अपने बारे में बता रहे होते हैं। जनरली जब आप कहीं पे टॉक्स वगैरह दे रहे हैं या कोई पोजीशंस के ऊपर सर्च कर रहे हैं। इसमें एक चीज जो बड़ी काफी जो मैंने देखा है वो ये है कि जो भी हमारा आप सीवी है या प्रोफाइल है या आपको जो भी कहना उसको चाहते हैं वो ना कंसिस्टेंट होना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब होता ये है कि हमारे पास अगर कोई सीवी आता है ना और हम देखते हैं कि यार अच्छा ये बंदा फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है
और ये कहता है कि मेरे पास 4 साल का 5 साल का लेट्स से रिएक्ट का या एंगुलर का या जावा का एक्सपीरियंस है, तो लेट्स काउंटर चेक कि ये इसकी कोई प्रेजेंस है वेब के ऊपर के नहीं। और अब तो खैर वैसे ही लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो प्रोफाइल्स वगैरह उनकी उधर भी बनी होती हैं, तो बड़ी जल्दी निकल आते हैं। तो जब हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल लिंक्डइन के ऊपर, तो हमें पता लगता है जी कि हमारे पास जो सीवी आया है उसके ऊपर तो उसने कुछ और ही डिटेल्स दी हुई हैं, करंट एम्प्लॉय भी फर्क है, प्रोजेक्ट भी फर्क है, टूल्स शायद कुछ और ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। जो लिंक्डइन पे उसकी प्रोफाइल बनी हुई है उसके अंदर वो ऑल टुगेदर कुछ और बता रहा है। तो ये बिल्कुल ही ना, जिसको कहते हैं आपको इंटरव्यू कॉल आने से पहले ही एक चेक बॉक्स या रेड फ्लैग रेज हो जाता है कि कोई मसला है, या तो सीवी आपने कुक किया हुआ है या आपने टेलर किया हुआ है पोजीशन को सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो कोशिश करें कि जब भी आपका सीवी हो वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स एक तो अपडेटेड होना चाहिए और एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। वो ये ना हो कि और उसका एक और अगर आप एस्पेक्ट देखें ना, तो वो जब आप अगर खुदा ना खास्ता आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो आखिरी दिन ना आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि यार मैंने अपना प्रोफाइल कौन से वाला भिजवाया था इस कंपनी के अंदर, तो वो आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इसकी आसान हल ये है कि एक अपडेटेड प्रोफाइल होनी चाहिए कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। सो जनरली इसको जो हम अपनी जुबान में कहते हैं कि जो आपका रिज्यूमे है, इट्स मोर ऑफ अ टिकट टू योर इंटरव्यू। क्योंकि जिधर भी आप जाते हैं तो पहला आपका सीवी जाता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो अगर आप अपने आप को मार्केट नहीं कर पा रहे, आपका जो एड है अपना वो अच्छा नहीं है, तो कोई भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव कि आपका सीवी आपकी एडवर्टाइजमेंट है अपनी सेल्फ की। ठीक है जी। हाँ, और बहुत सारी डिस्कशंस हैं कि सीवी कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए। बट अगर आपको उसके नतीजे में इंटरव्यू कॉल आ रही है तो दैट मीन्स कि योर सीवी इज सक्सेसफुली डूइंग इट्स जॉब, रिगार्डलेस कि उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं और क्या डिटेल्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, जनरली हम कोशिश करनी चाहिए अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात कर रहे हैं तो एक आधे पेज के ऊपर आपका रिज्यूमे कंप्लीट हो जाना चाहिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी 3-4 चीजें हैं जो जिसको हम देख रहे होते हैं। नंबर 1 तो मेरा ख्याल है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो ज्यादातर रियलिटी बेस्ड और अच्छा एक्सपीरियंस वाइज रिच होता है। तो वो सबसे पहले तो वो है, वो देखते हैं। फिर आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह का एक्सपीरियंस देखते हैं। फिर अगर कोई आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हुई हैं, कोई बाहर प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कोई फ्रीलांसिंग की हुई है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, और जनरली आपको समराइज्ड 1-2 पेज के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए। और एक जो और, मैं थोड़ा सा डिविएट भी कर रहा हूँ शायद प्रेजेंटेशन से, क्योंकि बीच में मुझे और भी चीजें ज़हन में आ रही हैं। एक एक जो एडवाइस बड़ी क्रूशल है, वो चाहे आप प्रिंटेड फॉर्म में अपना सीवी दे रहे हो कहीं पे, या आप उसको ईमेल कर रहे हो एज अ सॉफ्ट कॉपी, कोशिश किया करें कि जब एक दफा आपने सीवी लिख लिया बना लिया ना, तो उसको किसी और पेयर ऑफ आईज से एक दफा गुजार लिया करें। तो वो जनरली होता ही है कि फ्रेश पेयर ऑफ आईज जो है ना वो आइडेंटिफाई कर पाती हैं अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, रादर देन कि आप खुद ही उसको देख रहे हो बार बार। तो ये जरूरी है, ये करवा लिया करें। ठीक है, अब इसके अंदर जनरली अब मैं आपको डिटेल में जाना शुरू करता हूँ कि जब हमारे पास सीवीज आते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि आपका जो नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस या आपका फिजिकल एड्रेस जो है वो एट द टॉप शुरू में कहीं पे मेंशन हो। बात ऐसे होता है कि हम ढूंढने पड़ जाता है कि यार अच्छा इस बंदे को कांटेक्ट करना है, इसका नंबर किधर है, पता लगता है नंबर है ही नहीं है, पता लगता है नंबर बिल्कुल एंड में कहीं पे दिया हुआ था। तो हाउ टू कांटेक्ट यू शुड बी सामने बिल्कुल विजिबल होना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर समरी ऑफ स्किल्स अगेन, बिल्कुल बेसिक समरी होनी चाहिए कि आपके की स्किल सेट क्या है। अगर आप प्रोग्रामर हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, तो आपकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, पिन पॉइंट पता हो गई ये हमारी। ठीक है, और सिमिलरली रेलेवेंट एक्सपीरियंस कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत दफा होता है कि आपने कंपनी का टाइटल लिखा होता है लेकिन अगर वो कंपनी नोन नहीं है
तो वो हमें पता नहीं लगता कि कौन सी कंपनी है, फिर कहाँ पे बेस्ड है ये भी नहीं पता लगता, कब से कब करें, डेट्स मिसिंग होती हैं, किसी ने स्टार्टिंग डाली होती है उसके आगे कुछ नहीं होता, फिर डेट्स का फॉर्मेट एक जैसा नहीं होता, किसी ने स्टार्ट में लिखा होता है 6 अप्रैल या अप्रैल 2020 और अगला जो है वो 04/2020 लिखा होता है। तो वो डेट के फॉर्मेट एक जैसे होने चाहिए जनरली जब आप जो कुछ, अगेन मैं उस एक जो कंसिस्टेंसी वाला वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा बस ज़हन में रखें कि जो आप एक पैटर्न शुरू करते हैं वो वही पैटर्न होना चाहिए उसके ऊपर। सिमिलर इज कि आपकी जो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत, मेरा ख्याल है अगर मैं फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात करूँ ना, तो कोई नहीं तो 60-70% सीवीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर या तो डेट्स नहीं लिखी होती एग्जैक्ट कि आपका कब शुरू हो रहा था और कब खत्म हुआ है, या कंफ्यूजन होती है इन टर्म्स के आपने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है बीसीएस और आगे 2002 लिखा हुआ है, तो वो जब हम पता करते हैं तो वो पता लगता है यार 2002 स्टार्टिंग था, खत्म 2006 में हुआ था, या वो बैच 2002 में ही ग्रेजुएट हो गया था, वो आपने ग्रेजुएटिंग डेट लिखी हुई थी, तो उसकी भी कंफ्यूजन काफी सारी रहती हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आप बिला वजह एक रिक्रूटर को कंफ्यूज कर रहे होते हैं या उसका टाइम कंज्यूम करवा रहे होते हैं कि आप वो आपसे पूछे या उस पर क्लैरिटी हासिल करे। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जनरली शायद हमारी साइड से पता होनी चाहिए कि एज अ रिक्रूटर हमें क्या चीजें हम देख रहे होते हैं उसके अंदर या हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। अगर तो एक्सपीरियंस्ड रिसोर्स है ना, तो नंबर वन इसके आपके जो टूल्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो आपने कितना काम किया हुआ है। अगेन आई विल कम टू सॉफ्टवेयर क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता हूँ इंडस्ट्री से। तो अब फॉर एग्जांपल हमें एंगुलर या रिएक्ट की पोजीशन पे बंदे चाहिए, रिएक्ट डेवलपर्स चाहिए, और अब रिएक्ट के अंदर हमें नेटिव नहीं चाहिए, हमें जेएस के वेब डेवलपमेंट के, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लोग चाहिए, मोबाइल डेवलपमेंट के नहीं चाहिए। तो अब अगर आप एज अ एप्लीकेंट सीवी भेजते हो और आपने ये कंफ्यूजन क्रिएट की हुई अपने सीवी के अंदर कि आप रिएक्ट नेटिव के हैं या आप रिएक्ट जेएस के हैं, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगी। तो इट शुड बी क्लियर, आपका जो एक्सपीरियंस आप लिख रहे हो या प्रोजेक्ट्स लिख रहे हो उसकी डिटेल में बताओ कि यार ये टूल्स थे, ये प्रोजेक्ट था, इसने हमारी ग्रुप की टीम थी, ये उसकी कंक्लूजन्स थी, ताकि हमें पता हो कि आपने किन टूल्स पे काम किया और क्या काम किया है। बाज़ का ऐसा होता है कि जो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपने लिख तो देते हैं क्योंकि वो एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट होता है तो आप लिख तो देते हैं, लेकिन आपका पार्ट शायद प्रॉब्ली वो जो जनरली हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रुप में होते थे ना लोग फोटोकॉपी वाले, कि यार जाओ याद रहे फोटोकॉपी तो करा लो, वो काम शायद आपने किया होता है, बाकी आपने नोट्स बनाए होंगे या आपने डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, आपने एक्चुअल प्रोग्रामिंग की नहीं होती लेकिन आप लिख देते हैं क्योंकि आप उस ग्रुप का पार्ट थे। तो वो ऐसी ये सारी वो चीजें हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई हो जाती हैं जनरली लुकिंग एट योर सीवी, और अगर सीवी में नहीं तो फिर आपके वो इंटरव्यू में चीजें आपको हर्ट करती हैं। ठीक है, और फिर हम जो चीजें आपकी एडिशनल आपको पॉइंट्स दे रही होती हैं उसमें देखिए हम डिग्री सारे लोग कर रहे हैं आपके ग्रुप के अंदर ना, तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया है या एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक से ज्यादा इंटर्नशिप की है या आपने पार्ट टाइम कहीं पे आप काम कर रहे हैं या आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आपने कोई सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा की हुई है, आपने कोई ट्रेनिंग्स की हुई हैं जो बियॉन्ड है आपकी क्लासरूम की एक्टिविटीज से, तो वो हमें अट्रैक्ट करती हैं कि यार जो इसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किया हुआ है आउट ऑफ द वे जाके। ठीक है, बाकी एक एक चीज जो सीवीज और रिज्यूमेस के अंदर बड़ी कॉमन होती है ना, उसको हम कहते हैं बज़वर्ड। अब बज़वर्ड क्या होता है जी? कि बज़वर्ड ये होता है कि आपको पता लगा कि फ्रंट एंड की कुछ पोजीशंस आजकल मार्केट में इन है या डिजिटल मीडिया की इन है, और जो मार्केट में चीज इन होती है ना उसके अराउंड जितने वर्ड्स हैं वो आप कॉमन प्रैक्टिस में ला के यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जिस तरह मार्केटिंग के लोग हैं और मार्केटिंग के लोगों ने जब डिजिटल मार्केटिंग पर शिफ्ट किया तो वो साथ जनाब बज़वर्ड थे, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, ये सारे वो बज़वर्ड हैं जो कहीं ना कहीं वो घुमा घुमू के ना अपने सीवी के अंदर फिट किया होता है जस्ट टू मेक श्योर कि वो शॉर्टलिस्ट हो जाए किसी तरह उस पोजीशन के लिए। तो वो बज़वर्ड
नहीं होने चाहिए वो हमें पता लग जाता है, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और वो सारे का सारा आपका ना प्रोफाइल को हर्ट करता है। एक और बड़ी कॉमन चीज है जनरली बायस के अंदर आती है, मैं रेकमेंड करता हूँ कि सीवी के ऊपर आपकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। बाज लोग कहते हैं होनी भी चाहिए, बट मोर और लेस जो आपकी तस्वीर है ना वो बायस क्रिएट कर रही होती है। तो बजाय इसके कि आप रिक्रूटर को एक मौका फराहम करें कि वो इनहेरेंट बायस के ऊपर जाए, आप वो डालें ही ना चीज, ताकि उसने अगर एवेल्युएट करना है तो वो आपकी अपीयरेंस के ऊपर ना हो, वो आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर हो जो वो देख रहा हो। ठीक है, सो अगर अगर आपने बहुत कोई फ्लैशी तस्वीर लगा दी है तो वो ना लगाएं। और अगर बहुत जरूरी समझते हैं कि तस्वीर हो तो कोशिश करें कि प्रोफेशनल पासपोर्ट टाइप की फोटोग्राफ हो, ना कि आपके शादी के कोई पीछे बूटे शूटे आ रहे हैं और फैंसी आपके बैकग्राउंड्स चल रहे हैं साथ। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी साइड से कुछ देखी जाती हैं। अच्छा, ये मैंने एक सैंपल डाला हुआ है इसके अंदर अब, कि जो हमारा एक एक गो में या एक लुक के अंदर जिधर हम सीवी को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज बैठ के देख रहे हो, तो वो जितना सिंप्लीफाइड आपका सीवी होगा, जितनी इंफॉर्मेशन कंक्रीट कंसाइज होएगी, वो हमें इजियर होता है टू शॉर्टलिस्ट। इसमें भी आप देखें कि ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर हमने पूरा वो नाम और ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वालिफिकेशन की एक छोटी सी समरी है कि बंदा कंप्यूटर नेटवर्क्स और कम्युनिकेशंस के अंदर इसने काम किया हुआ है। ठीक है, और इसके जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो जावा और सी प्लस प्लस के अंदर सबसे टॉप के हैं। तो वो हमें देखते ही पता लग गया कि यार ठीक है, ये जावा और सी प्लस प्लस का बंदा है, प्रोग्रामिंग का बंदा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बायर से पढ़ा हुआ है, और ये उसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नीचे आ रहा है। ठीक है, और फिर मैंने उसको एज अ टेम्पलेट रखा हुआ है कि आपका कंपनी नेम, आपका पोजीशन टाइटल, कहाँ पे थे आप, वो चीजें सारी ये विजिबल होनी चाहिए अप फ्रंट। और फिर आपका जो डेट्स आपने काम किया हुआ है वो भी अप फ्रंट होना चाहिए। ठीक है जी। सिमिलरली एकेडमिक प्रोजेक्ट्स अगर आपके हैं, कोई ऐसे आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो आप समझते हैं कि वो आपने मेंशन करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं, बट ये सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए, ना कि आपने पेजेस पे पेजेस भरे हो। सीवी राइटिंग के अंदर अगर थोड़ी डिटेल में हम और जाना चाहते हैं ना, तो वो फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी डिस्कशन, बट जनरली जब आप अम, अगर कम्युनिकेशन के 7 सीज किसी ने पढ़े हो, तो वो बड़ी रेलेवेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है कि आपने 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना है। आपका सीवी जब आप लिख लेते हैं ना, तो बार बार उसको पढ़ें। फॉर एग्जांपल, एक पोजीशन के अंदर जब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं ना, तो बाज लोग होते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हेडिंग दी होती है और फिर नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होती है। तो वो अगर 4 एक्सपीरियंसेस हैं तो चारों के नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का वर्ड रिपीट हो रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो आप निकाल सकते हैं, अंडरस्टूड है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो आपकी जगह बच जाएगी 4 लाइंस की। सिमिलरली आपकी जो कम्युनिकेशन की टोन है वो एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपके वर्ड्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ब्स होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी अ नाउन। जिस तरह आप इसी एग्जांपल पे देखें तो इस पे कंपनी ए पोजीशन टाइटल के नीचे लिखा हुआ है सबमिटेड अ पैच। ठीक है, तो सबमिटेड इज एन एक्शन वर्ड, गेन्ड इज एन एक्शन वर्ड, वर्कड, डिजाइंड, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, और ये पास्ट टेंस में होते हैं। जब आप सीवी जिस वक्त आप सबमिट कर दी, तो एवरीथिंग दैट यू हैव डन वुड बिकम अ पास्ट। ठीक है, रिगार्डलेस कि आप करंटली उस जॉब के अंदर हैं, बट वो सारी टोन चेंज हो जाती है, वो पास्ट टेंस में चले जाते हैं। और फिर कोशिश करें कि उसको ब्रीफ रखें, कोशिश करें कि उसके अंदर से जो लफ्ज है ना, कि जो आपने लिखा होता है कि आई डिड दिस, वो आई का लफ्ज निकाल दें, उसको फर्स्ट फॉर्म में लेकर आए। तो ये सारी वो ग्रामेटिकल चीजें हैं जो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं सीवी राइटिंग को। अगेन थोड़ी सी ये हम इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर बैठे हैं। अच्छा, अब एक ईमेल आती है हमारे पास जिसका ईमेल एड्रेस होता है पिंकी गर्ल या पिंक गर्ल या टॉम बॉय या कोई इस तरह के फैंसी किस्म के ना ईमेल एड्रेसेस लोगों ने लिखे होते हैं।
तो वो स्ट्रेट अवे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। अब मेरे पास अभी रिसेंट आपको मैं एग्जांपल दूं, किसी की ईमेल आई हुई थी और उसका जो ईमेल के अंदर नाम आता है ना, उसके अंदर लिखा हुआ था छोटा डॉन। तो वो छोटा डॉन के नाम से ईमेल आई थी, तो ईमेल पढ़ते ही जो है ना वो एक बिल्कुल हिट बैक हो गया कि यार ये क्या लिखा हुआ है इसने। तो सिमिलरली लोगों ने बहुत सारे ईमेल एड्रेस लिखे होते हैं फैंसी एंजल आइज, जो भी इस तरह के ना, तो वो नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अ प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। फिर अगेन मैं जो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ, ये तो खैर अगर आपने ऑनलाइन भेजना है तो वो आप एक दफा स्पेल चेक चला सकते हैं, बड़ी कॉमन बात का लोगों ने मिस्टेक्स की होती हैं, वो एक दफा चेक कर लें। फिर आपका जो फोन नंबर का फॉर्मेट है, अब वो भी यूजुअली मैटर करता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक इंटरनेशनल कोई नंबर देना है या बाहर से किसी को कॉल करवानी है, तो वो जो आपका एरिया कोड और आपका कंट्री कोड, उसके अंदर काफी कंफ्यूजन रहती है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे फॉर्मेट में लिखा हो ताकि पता लगे कि ये कंट्री कोड आ रहा है, ये आगे आपका सिटी का कोड है और फिर आपका नंबर है। ठीक है, बाकी फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। कोशिश करें कि आप अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ना लिखें सीवी के ऊपर। फॉर एग्जांपल लोगों ने लिखा होता है कि 5 फीट 6 इंच हाइट, या वेयर ग्लासेस, या इस तरह की चीजें जो भी। ठीक है, सो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग योर रिलीजन, योर शनाख्ती कार्ड, फादर नेम, ये सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनका सीवी के ऊपर कोई काम नहीं है एज सच इन द स्टार्ट। वो जब आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाती है तो ऑफ कोर्स एचआर के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है वो। और लो जीपीए मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अगर आपका जीपीए लो है ना तो उसको मेंशन ना करें, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा होता है रिक्रूटर के माइंड में। उससे बेहतर है कि आप उसको अपने काम के ऊपर लेकर आए कि आपने काम क्या किया हुआ है। सो इन अ नटशेल कुछ ये थी चीजें रिज्यूमे के हवाले से भी। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर अगर हम कुछ और सेशन, अगर डिटेल कभी मौका मिले तो हम एक सेशन इसके ऊपर भी रख सकते हैं कि आपने जॉब सर्च करनी कैसे है, या आपने किस तरह से इस रिज्यूमे को इस्तेमाल करते हुए इंटरव्यू तक पहुंचना है। उसके अंदर भी काफी, फिर आप उसके अंदर काफी सारी आपके ये हाउ टू यूज सोशल मीडिया, लिंक्डइन वगैरह की काफी सारी चीजें आ जाती हैं। आपकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस आ जाती है, आपके कनेक्शंस आ जाते हैं, किस तरह से लोगों के साथ आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, वो काफी सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। तो वो भी एक सेशन हम कर सकते हैं, अलग से काफी लंबा हो जाएगा लेकिन वो ठीक है। सो इसमें जो लेसन हैं थोड़े बहुत वो यही है कि आपकी एक तो जिस तरह मैंने बताया कि रिज्यूमे आपकी पर्सनल एडवर्टीजमेंट है, अगर आपका एड अच्छा नहीं है तो आपके कस्टमर्स भी कम होंगे। ठीक है, और फिर आपने जरूर उसके अंदर कुछ इस तरह की खूबी होनी चाहिए कि अब एक जॉब के ऊपर अगर आप इवन आप लिंक्डइन पे भी देखें ना, तो अगर कोई जॉब आपकी आई हुई है तो उस पर जब आप देखते हैं तो वो कहते हैं 200 एप्लीकेंट्स ऑलरेडी, या 300 एप्लीकेंट। तो वो एक पोजीशन के ऊपर इतनी ज्यादा अगर कंपटीशन है तो देयर हैज टू बी समथिंग जिसको जो आपको ना डिफरेंट करे। इसमें एक मुझे छोटी सी स्टोरी याद आ गई। हमारे एक टीचर थे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के, वो यूएस में मैकडोनल्ड के साथ काम करते रहे बड़ा सा। तो वो सुनाते होते थे कि उन्होंने अपना जब वो गए तो वो उन्होंने हार्ड कॉपी ड्रॉप करनी थी, पिज्जा हट में भी ड्रॉप की और बर्गर किंग में और मैकडोनल्ड में और आगे पीछे। तो वो कहीं से जवाब नहीं आया। तो जब वो मैकडोनल्ड जा रहे थे ना, तो उन्होंने जो एनवेलप था ना वो एक लिया और उसके ऊपर बोल्ड स्ट्राइकिंग रेड, ब्लू और येलो कलर से ना, ऐसी पेंसिल कलर से बस सिर्फ कलर कर दी। तो एनवेलप वाज कलर्ड। तो वो जब उनको इंटरव्यू की कॉल आ गई, इंटरव्यू जब हो गया, उनकी सिलेक्शन हो गई, तो वो जो इनका हायरिंग मैनेजर था ना, उसने कहा यार आपके ये आइडिया कैसे स्ट्राइक किया जहन में कि आपने ये तीनों कलर, क्योंकि हमने जब पाइल ऑफ अपने वो देखे एनवेलप्स जिनके अंदर सीवीज थे, तो आपका ना स्टैंड आउट कर रहा था बिल्कुल इतना शोक कलर के अंदर। तो वो हमने कहा यार देखें तो सही इसके अंदर क्या है, एंड देन वी कॉल्ड यू फॉर इंटरव्यू। तो बाज का मतलब कोई लक भी होती है आपकी, लेकिन ये है कि जनरली तरीका यही था कि उन्होंने अपने आप को डिफरेंट करने की कोशिश की हुई थी। ठीक है, बाकी अबिलिटी टू मार्केट योरसेल्फ में ना, आप इसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं कि आप
अगर एक जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो ईमेल की, जो मैंने बहुत दफा देखा है कि ईमेल की बॉडी होती है ना, वो खाली होती है। सब्जेक्ट लाइन में भी प्रॉपरली आपने कुछ नहीं लिखा होता और बस भेज देते हैं। तो अब वो सारा कुछ हम पे छोड़ दिया कि यार हम इसको डाउनलोड भी करेंगे, हम खोल के देखेंगे भी, शॉर्टलिस्ट भी करेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप सब्जेक्ट लाइन मीनिंगफुल होनी चाहिए आपकी। बताएं कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इवन जो आपका ईमेल का कंटेंट है, वो इट बिकम्स योर कवर, मोर और लेस योर कवर लेटर ना। तो उसके अंदर आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि सीवी को टॉप अप कर सकें विद अ कवर लेटर। तो उसके अंदर कुछ लिखना चाहिए, रेफरेंस देना चाहिए कि आपने जॉब पोस्ट कहाँ पे देखी थी, कैसे आप इस जॉब पोस्ट के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं, क्या स्किल्स हैं जो आपके और जॉब के साथ मैच करते हैं। वो एक आपको, और तो बहुत बहुत सारी दुनिया है जिसने ये चीजें नहीं लिखी होती बीच में। आगे जाने से पहले एक और मुझे चीज जो याद आ गई है इसी से रिलेटेड, वो ये है कि जो आपका सीवी की अटैचमेंट है ना, उसके फाइल नेम के ऊपर थोड़ा सा गौर किया करें। अब होता ये है कि मेरे पास एक पोजीशन पे अगर 100 सीवी आया है ना, तो वो मैं डाउनलोड करता हूँ, पहले सेव हो रही है एक जगह पे, एंड देन वी गो इनटू शॉर्ट लिस्टिंग। तो वो जब डाउनलोड होती है ना, तो वो पता लगता है कि 7-10 सीवीज ऐसी थी जिनका फाइल नेम था सीवी, 5 ऐसी थी जिनका माई सीवी, 4 ऐसी थी जिनका अपडेटेड सीवी। तो वो कुछ इस तरह का रिज्यूमे का नाम होना चाहिए जो अगेन आपको डिस्टिंग्विश कराओ। आप उसको, ठीक है, माय रिज्यूमे अगर लिखते हैं तो लिख लें, बट जनरली ये बेहतर ये है कि अपने नाम से और अपने स्किल सेट से सेव करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना रिज्यूमे बनाता हूं ना, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, उसके आगे मैं HR लिख देता हूँ, या मैं अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन है तो उस पोजीशन का टाइटल लिख देता हूँ। तो वो एकदम देखते ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बंदा इस काम के लिए ये सीवी भेजा है इसने। तो मैं अगर इवन अगर मेरे वो डेटाबेस में पड़ा है और मैं बाद में दोबारा आता हूँ उसके ऊपर, तब भी मुझे इजीली एज अ रिक्रूटर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यार ये इस बंदे का सीवी है, और इसको हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो वो बाद में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज बन जाती है कि हम एक तो सीवी भी देखें, फिर उसको रीनेम करते हैं कि हाँ यार ये तो जावा का बंदा है, 2 साल एक्सपीरियंस वाला है, और नाम लिख दो साथ। तो वो इस तरह से हम फिर उसको सॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो बजाय इसके कि हम करें, आपकी फाइल नेम अच्छा होना चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फॉर? लास्ट पॉइंट आपका बी बोल्ड बी एग्रेसिव, इसका क्या मतलब है? ओके, वापस चलते हैं। यार इसका मतलब ये है कि देखें जो आपकी रेज्यूमेज है ना, उसके ऊपर 2-3 तरह की इंफॉर्मेशन आ रही होती है। एक इंफॉर्मेशन ये होती है जनरली, अब अगर आप मेरी एग्जांपल लेते हो ना, तो अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ ना कहीं पे, तो मैं उसको कहता हूँ यार ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये आपसे रेलेवेंट तो है, बट आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और अपने रिज्यूमे को ना थोड़ा टेलर करें, ताकि जो आपने हाईलाइट करने हैं स्किल्स, वो आपके हाईलाइट होके इस सीवी के अंदर आ जाए। ठीक है। और जनरली इसी तरह से लोग कर रहे होते हैं कि वो जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सीवी को मैप करते हैं, अपनी उन मैपिंग जो उनके रेलेवेंट स्किल्स होते हैं उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इतना उसको कुक कर देते हैं कि उसमें से ऑनेस्टी वाला जो एलिमेंट है ना, वो निकल जाता है। ठीक है। अब आपको, ठीक है, आप अपने स्किल के बारे में बता सकते हैं, एग्रेसिवली बता सकते हैं, खुल के बता सकते हैं, लेकिन वो सारा कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आप डिफेंड कर सकें ड्यूरिंग योर स्क्रीनिंग कॉल या इंटरव्यू कॉल। तो जनरली ये इसका मतलब है कि आपकी ऑनेस्टी वाला जो एलिमेंट है वो नहीं निकलेगा। अब मैंने सीवी बना लिया, फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन की वो पोजीशन थी, और मैंने प्रोक्योरमेंट तो की हुई है लेकिन मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं की हुई। लेकिन अब उस जॉब की चूंकि रिक्वायरमेंट है, तो मैं साथ एक बीच में लाइन डाल देता हूँ जी, डिड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो वो मैं ऑनेस्टी वाले एलिमेंट को बीच में से निकाल रहा हूँ। तो वो, और वो होता ये है कि आप लिख तो देते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू के अंदर डिस्कशन में जाते हैं ना, तो वो एक एक स्प्लिट सेकंड में हमें पता लगना शुरू कर देता है कि यार ये इसने ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ खाना पूरी की हुई है इसको और फिर ड्रिलिंग शुरू हो जाती है उसी काम के ऊपर। तो उससे बेहतर है कि आप, ठीक है, अपना काम आप हाईलाइट करें, लेकिन रहें ऑनेस्ट, उसके अंदर ओवर कुक नहीं करना या फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आपका बताएं जी मियां साहब। Is it important to put your phone number or address?
बिकॉज या अगर हम सिर्फ ईमेल लिखते हैं इसमें? बहुत जनरली मैं जब सीवी बना रहा होता ना किसी का, तो मैं उसके अंदर ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जरूर देता हूँ, और एड्रेस में ना मैं उसकी लोकेशन जनरली मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, बजाय इसके कि आप कंप्लीट एड्रेस दें। उसकी वजह ये होती है कि एज अ रिक्रूटर ना हमें बाज़ औक़ात लोकल बंदा चाहिए होता है, हम रिलोकेशन नहीं देख रहे होते, हम रिलोकेशन पे नहीं कर रहे होते, या फॉर सम रीजंस रिलोकेशन उस पोजीशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। तो आपका अगर स्किल सेट बहुत जबरदस्त मैच है, लेकिन आपकी लोकेशन लाहौर है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि मैं आपको सेकंड प्रायोरिटी पे डाल दूं। अगर मुझे कोई नई बंदा मिल रहा तब मैं आपके ऊपर देख, तो अगर आपने वो चीज नहीं लिखा हुआ ना, तो हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी कि यार ये पता नहीं बंदा कहाँ का है, चलो इसको फोन करके पहले पता करो, और फिर पता करो और फिर पता लगेगा कि नहीं यार आप तो लाहौर के हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लिख दें। इवन यहाँ तक कि अब हमारी कंपनी में फ्री पिक एंड ड्रॉप होती है फीमेल स्टाफ के लिए। तो जब सीवी आता है और उसने अगर लिखा हुआ है ना कि बहरिया टाउन या वाह कैंट में रहते हैं, तो वो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि एक सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम आवर ऑफिस इधर तक फ्री पिक एंड ड्रॉप चलती है, उसके ऊपर फिर हम ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट अलाउंस देना शुरू कर देते हैं। तो अगर वो वाह कैंट की आपका सीवी है, तो हमें वो आइडिया होता है कि यार ठीक है हम इसको अलाउंस की तरफ लेके जाएंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर है, हमें आइडिया होने लग जाता है। तो आप बेशक पूरा एड्रेस ना डालें, आप सिर्फ सिटी मेंशन कर दें, लेकिन टेलीफोन और वो तो जरूरी है, ईमेल और सही। टेलीफोन जरूरी है। नसीब आपका सवाल है? जी मेरा सवाल है, कुछ अर्सा पहले डिस्कशन हो रही थी कुछ दोस्तों के साथ, तो उसमें एक लड़के ने इस तरह बात की थी कि आप अपना सीवी खुद राइट ना करें, आप किसी रिक्रूटर से राइट करवा लें। तो ये कितना बेहतर है कि बंदा खुद से सीवी राइट ना करे, किसी रिक्रूटर को कुछ पे करके उससे अपनी सीवी राइट करवा दे? यार अगर अगर तो पैसे बहुत हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे से लिखवा लें, मैं आपको लिख दूंगा। लेकिन जनरली देखें, जनरली नौकरी जो है ना वो आपने करनी है, काम आपका है, क्रेडेंशियल्स आपके हैं। तो ये बेहतर है कि हाँ ये जरूर हो सकता है कि आप फर्स्ट ड्राफ्ट करें और फिर आप रिक्रूटर से कहें कि यार इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज या इम्प्रूव कर लेते हैं अप टू अ लेवल के वो एडवर्टाइजेबल हो मार्केट के अंदर। उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो भी हमारे अब खास करके पाकिस्तान के अंदर सीवी राइटर्स है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके पास लोग आते भी हैं, सीवीज भी आते हैं। तो जनरली मैं खुद भी शुरू मैंने यहीं से किया था, मैं रिज्यूमे एडिटर होता था, तो मैं लिखता होता था लोगों के सीवी। तो हमारे पास ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटेंट बन जाता है, पोजीशंस के हवाले से भी कंटेंट बन जाता है, उनके एक्सपर्टीज के हवाले से भी, लेवल के हवाले से भी, जॉब्स के हवाले से भी। तो वो हमारे लिए फिर वो कॉपी पेस्ट वाला काम शुरू हो जाता है कि आप कहते हैं अच्छा फ्रेश ग्रेजुएट है, निकालो भाई फ्रेश ग्रेजुएट, कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस का एक सैंपल उठाया, उससे कॉपी की, इधर पेस्ट किया, उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया, जीपीए चेंज किया, एफवाईपी चेंज किया थोड़ा बहुत, एंड देयर यू गो, आपका सीवी तैयार हो गया। उसका एक और नुकसान ये होता है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो जरूर कोई ना कोई ऐसी लाइन निकल आती है जिसको आपको क्लैरिटी नहीं होती कि यार ये क्या मकसद था इसके लिखने का यहाँ पे। तो वो जनरली आपने देखा होगा कि जब आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो आप अगर लिख के कोई चीज याद करते हैं ना, तो वो जहन नशीन हो जाती है, बजाय इसके कि आप किसी से सुन के वो आगे चले जाएं। तो ये इसी तरह ही है कि आपने जब तक वो खुद बिल्ड नहीं किया होगा, तब तक आपको हर चीज का जवाब नहीं आएगा, तो आपने वो कॉन्फिडेंस नहीं आता बंदे में उस तरह से। तो गाइडेंस यही है कि पहले खुद लिखें, एक ड्राफ्ट लिख लें, उसके बाद रिक्रूटर से लिखवा लें, या जो मैंने पहले कहा था कि एक दफा आप जब कंप्लीट कर लें तो उसकी प्रूफ रीडिंग किसी और बंदे से करवा लें। वो जरूरी नहीं है कि कोई रिक्रूटर ही हो, वो आपका कोई बहन भाई भी हो सकता है जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, और वो एक दफा उसको ग्रामेटिकली और स्पेलिंग वाइज देख ले थोड़ा। जी अहमद अली। सीवी राइटिंग में सबसे टॉप पे हम देखते हैं कि हम अपना ऑब्जेक्टिव लिखा करते थे, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखें दो इसके एस्पेक्ट हैं। एक, ऑब्जेक्टिव तब काम करता है जब आप प्रॉबेबली फ्रेश ग्रेजुएट हो और आप अपने रिक्रूटर को इंस्पिरेशन शो करना चाह रहे हो कि आप ये बनना चाहते हैं या आपकी ये ख्वाहिश है, तो वहां पे तो ऑब्जेक्टिव काम करता है। लेकिन एज सून एज आप एक्सपीरियंस्ड होते हैं,
तो हमारे लिए व्हाट मैटर्स इज कि आपने क्या किया हुआ है, ना कि आप आके यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, सो जो आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, अच्छा है, लिखना चाहिए एक आधी लाइन। जो आपके एक्सपीरियंस लोग हैं उनको ब्रीफ एक समरी लिखनी चाहिए कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये मेरी लाइन है, इनके अंदर मेरी एक्सपर्टीज है और ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स हैं विद इन दिस फील्ड। तो ये मैं इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करता हूँ। ओके जी, अगला कौन है? जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ अस्सलाम जी, काफ़ी यहाँ पर फीमेल साइड से भी कुछ मुझे नाम नज़र आ रहे हैं, और सिर्फ ये जेंट्स का सेशन नहीं है। दे आर इनकरेज टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर वो बेशक लिख के वो क्वेश्चन जो है वो लोड कर दें अगर वो क्वेश्चन करना चाहें तो। Tell me the awards or certificates that we take during our work, where we put them in experience. ये जनरली ना इनका एंड पे हेडिंग बनती है ट्रेनिंग्स कंडक्टेड या ट्रेनिंग्स और सर्टिफिकेशंस की, तो वो बेहतर है कि आप उसके अंदर अलग से डालें। एक्सपीरियंस में नहीं आना चाहिए अनलेस कि वो आपने कोई इस तरह की ट्रेनिंग है जो ऑन वर्क आपने किया और डायरेक्ट रेलेवेंट है और वो आपकी एज एन अकॉम्प्लिशमेंट वहां पे शो हो रही है। फॉर एग्जांपल, अब हम अपनी कंपनी के अंदर इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे क्लाउड की सर्टिफिकेशंस है ना जितनी, तो वो हम प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर वो आपका एज एन अचीवमेंट शो होनी है तो ठीक है, एक्सपीरियंस में आएगी, अदरवाइज आपको उसको नीचे मेंशन करना चाहिए अलग हेडिंग के साथ। कम एक्सपीरियंस के साथ क्या लिखें? कम एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपका कम एक्सपीरियंस कितना कम है। फ्रेश हैं आप, 1 साल का है, 2 साल का है? अच्छा, अब अगर फ्रेश की आप बात करते हैं ना, तो हमारे मिसकंसेप्शन ये है, खैर ऑब्वियसली जब हम ट्रेडिशनल एचआर के हवाले से देखें ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी ट्रेडिशन के साथ भी मैप करती हैं। जनरली पहले ऐसा होता था, मैं आपको अखबार के ऐड भी दिखा सकता हूँ जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है जी कि मिनिमम 13 ईयर एक्सपीरियंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस या 15 ईयर एक्सपीरियंस, और नीचे लिखा हुआ था कि एज जो है ना वो मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे ट्रेडिशन के अंदर आ रही हैं, बट जनरली अगर आप आजकल के दौर की बात करते हो तो जो रिक्रूटर्स हैं ना उनको ये रियलाइजेशन होती है कि आप किस बैकग्राउंड और किस एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, और हमारी फिर उसी हवाले से एक्सपेक्टेशन सेट हुई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो हम ये एक्सपेक्टेशन अपनी सेट किए होते हैं कि पहले 6 महीने या 3 महीने कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही होगी, आप कंपनी को कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एंड देन वी विल आफ्टर 6 मंथ्स आप एक लेवल पे आएंगे कि आप प्रोडक्टिव होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने जो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स है या आपकी इंटर्नशिप्स हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप कितने आउट ऑफ द वे जाते हैं, आपने कितना संभाल के प्रोजेक्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ। तो अगर आप फ्रेश हैं तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और आपकी इंटर्नशिप्स वुड बी कंसिडर्ड, एटलीस्ट मैं उनको एक्सपीरियंस के तौर पे कंसिडर करता हूँ। और अगर आप सीनियर हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपके पास इतना मटेरियल होता है लिखने के लिए। जॉब हंट के ऊपर अब काफी सारी लंबा सेशन हो जाएगा काफी। एक तो सबसे ज्यादा जो मैं इसके ऊपर आपको दे सकता हूँ ना गाइड जॉब हंट के ऊपर, वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर। वो कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, तो अगर आपका नेटवर्क नहीं है ना तो आप पीछे रह जाते हैं। अब होता ही है कि आजकल चूंकि जिस तरह ये सोशल मीडिया का दौर है, तो लिंक्डइन, अगर आप लिंक्डइन की एग्जांपल ले लें, मेरे ख्याल है सारे वाकिफ होंगे, तो लिंक्डइन के ऊपर आप देखें कि मेरे जितने भी सेशंस होते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार लिंक्डइन पे कौन कौन एक्टिव है, हाथ खड़ा करें। हमारे पास यूनिवर्सिटीज भी आ रही होती हैं, बैचेस आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के क्लासेस आ रही होती हैं,
तो वो अगर 50 स्टूडेंट्स आए हुए हैं तो उसमें से हो सकता है 10 स्टूडेंट ऐसे हों जो कहें कि यार हम एक्टिव हैं। मेरा सेकंड सवाल होता है कि यार फेसबुक पे कितने लोग एक्टिव हैं? वो पूरे 50 शायद 52 लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ जी हम भी हैं। ठीक है, तो वो इट शोज कि आपकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स योर प्रोफेशनल लाइफ कितनी है। तो अगर आप शुरू से ही उस तरफ हैं तो वो फिर आपका एक नेटवर्क डेवलप होना शुरू कर देता है। लिंक्डइन पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं, रेलेवेंट ग्रुप्स हैं जो आपको ज्वाइन करने चाहिए। फिर आप और एक टिप ये है जॉब हंट की के जिस भी पोजीशन की आप एम कर रहे हैं, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हैं, 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, मैनेजर हैं, मैनेजमेंट एग्जेक्टिव लेवल पे हैं, टिप ये है कि अपने से एक ऊपर रोल का जो है ना वो आइडलाइज करना शुरू कर दें इसी वक्त। फॉर एग्जांपल अगर मैं एचआर एग्जेक्टिव हूं ना, तो मैं अपने आप को देखना शुरू कर दूं एज एन एचआर मैनेजर और देखूं कि एचआर मैनेजर कैसे ड्रेसअप करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, उनके स्किल्स कैसे ज्यादा होते हैं, और फिर वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दोज acquiring those skills और those personality traits। ठीक है, एक टिप तो ये। दूसरी है कि जब आप ये आइडलाइज करे होते हैं ना तो आप रोल मॉडलिंग की तरफ चले जाते हैं। रोल मॉडलिंग में टिप ये है कि आप अपनी फील्ड के अंदर 2 या 3 या 4 ऐसे रोल मॉडल निकालें या ढूंढें या सर्च करें जिनको आप आइडलाइज कर सकें विद इन योर फील्ड, और उसको फिर देखें कि अगर वो लिंक्डइन पे हैं तो उनके साथ कनेक्शन करें, उनसे बातचीत करें, उनसे डिस्कशंस में लेकर आएं, कोई कंफ्यूजन्स हैं फिर उनको फॉलो करें। वो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जिधर वो पार्टिसिपेट करते होंगे, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते होंगे, उनको देखें। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू होता है ना तो आप देखेंगे कि जो जॉब फ्लोट्स हो रही होती हैं नेटवर्क के ऊपर वो आपको ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी। आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड समझेंगे टू द मार्केट, और फिर वहां से आप अगर तो आपका राब्ता है ऑलरेडी और आप समझते हैं हाँ यार इधर इधर इस कंपनी में जिधर ये जॉब आई है यहाँ पे तो मेरा एक बंदा, मैंने इसको फॉलो किया था, मैंने लिंक्डइन पे ऐड किया था, इससे मैं पूछ लेता हूँ, तो वो फिर आपको हेल्प भी कर सकता है, वो आपको कंपनी की इनसाइट्स भी दे सकता है, वो आपको इंटरव्यू के लिए भी इनसाइट दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा तरीका है जॉब हंटिंग का। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग नंबर 1, बाकी जो जॉब पोर्टल्स वगैरह हैं वो एक सेकेंडरी हैं सारे। ओके, आगे क्या है जी? If we get certificates of workshop or seminar at the end of session, then should we add the certificates and CVs? So give the count of how many certificates. हाँ, अगेन ये आपको ना थोड़ा टेलर करना चाहिए है अपनी सीवी के हवाले से और जॉब के हवाले से। अगर तो आपके पास फॉर एग्जांपल 10 ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के सर्टिफिकेट्स हैं और लेकिन आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो उधर आपके 5 रेलेवेंट हैं, तो आप उन 5 को ऐड करें, ना कि आप 10 की लिस्ट दें या उनके नाम लिखें। तो यस आपको करने चाहिए अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या बहुत ऐसी रेलेवेंट सर्टिफिकेशन है जो आपने की है। Where I put my main achievements like my application approved by State Bank, right at the top। आपकी जो समरी है ना उसके अंदर होनी चाहिए। इंटर्नशिप, बिल्कुल इंटर्नशिप्स को आप एक्सपीरियंस के अंदर मेंशन करें जरूर, एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन इसमें अगेन आपने बैलेंस स्ट्राइक करना है कि ये चीज आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि आपका ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सीवी आते हैं जिसमें उन्होंने 4-5-6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लाइन लिखी होती है, बट ऊपर उन्होंने ना कोई टाइटल दिया होता है ना कोई बताया होता है कि क्या है। तो जब वो फोन करो और उनसे पूछो तो कहते हो यार ये तो हमारा इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, बट आप उसको जरूर लिखें। नेक्स्ट तो फारूक साहब आपने मेरा ख्याल लिखा हुआ है 7C से बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। अगेन ये जो एजुकेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात है ना, इस पे भी मेरा सेम आंसर है कि इफ दे आर रेलेवेंट यस दे हैव टू बी मेंशन्ड, और कोशिश करें कि एक स्टैंडर्ड आपका रेज्यूमे होना चाहिए जो इसको बेसलाइन रेज्यूमे कहना चाहिए, एंड देन एवरी जॉब शुड हैव अ टेलर्ड रेज्यूमे जो आप उसके ऊपर भेज रहे हो। वो आपका वन शू फिट नहीं करेगा हर उसके ऊपर, आपको वो टेलर करना चाहिए, और फिर आप उसके हिसाब से ही जो है ना वो अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हैं जो रेलेवेंट। वी शुड ऑल कनेक्ट, यप बिल्कुल आप कनेक्ट करें जी, मैं भी अवेलेबल हूँ लिंक्डइन के ऊपर। इनफैक्ट मेरा तो एज अ हॉबी इस्तेमाल करता हूँ लिंक्डइन को, तो आप लोग जरूर कनेक्ट करें।
97 से आप जॉब के ऊपर हैं। देखें अगेन जनरली होता यह है कि इसमें भी 2-3 सिचुएशंस हो सकती हैं। एक ही हो सकता है कि आप 97 से एक ही जॉब के ऊपर हैं और आपको 20-22 साल हो गए हैं एक ही जॉब पे, तो वो तो इजी है, आप उसको कंपनी सेम रख सकते हैं, ऊपर आप पूरा उसका टेन्योर दे दें और अपने टाइटल्स जो आपके प्रोग्रेसिव होते जा रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपका 20-22 साल एक्सपीरियंस है और आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं, तो उसमें जनरली एक तो वो ऑर्डर में होना चाहिए ऑफ द हिस्ट्री, और जनरली मैंने ये देखा है कि जब इतने सीनियर्स होते हैं ना, तो वो 8-10 साल के बाद एक छोटी सी नीचे हेडिंग देते हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, और उसके अंदर सिर्फ कंपनी टाइटल और कंपनी टाइटल एंड डेट्स, कंपनी टाइटल एंड डेट्स। तो वो ये होता है कि अगर किसी ने उतनी डिटेल में फिर जाना है तो वो आपसे ऑन फोन पूछ सकता है आपसे कि आपका क्या एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसको आप इससे शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप, हाँ, जिस तरह आप आपने प्रो साइट की प्रोफाइल है ना, तो वो दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल एक और ले लेता हूँ। एग्जांपल ये है कि अब हमारे पास फ्रंट एंड की पोजीशंस होती हैं, राइट? तो हम देख रहे होते हैं कि यार अगर फ्रंट एंड की पोजीशन है और किसी ने फ्रीलांसिंग की हुई है फॉर एग्जांपल, या कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, तो वो अपना सैंपल भेज दे वर्क का। तो वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं प्रोएक्टिवली। आप जब ईमेल ड्राफ्ट करें तो अपने कवर लेटर के अंदर आप कह दें कि जी आपने इस पोजीशन के लिए ये स्किल्स मांगे हुए हैं और मैंने इनकी सर्टिफिकेशंस की हुई है। इफ यू वांट टू गो थ्रू माय प्रोफाइल या इफ यू वांट टू सी माय क्रेडेंशियल्स, प्लीज क्लिक हियर, और फिर वो आप यूआरएल डाल दें उसका, अपनी जो भी आपकी। हाँ बिल्कुल, प्रो साइट के आप सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं ऑनलाइन, आपने अगर किए हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए, every extra effort that you have done is worth mentioning. Okay, any other questions before we move on?